तो गाइस आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का अध्याय 6 जो है आपका त्रिभुज है। तो आइए इसको बुक से भी हम सब देख लेते हैं। बुक से देख लीजिए, आपका यह राजीव प्रकाशन जी का बुक है। ठीक है, तो क्या आप सबको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखिए, सॉरी क्वेश्चन नहीं, पहले आप सब चैप्टर को देखिए। चैप्टर ये आपका जो है अध्याय 6 जो है आपका त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज के हम सब पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इसका प्रश्नावली जो है आप 6.1 भी देख सकते हैं। तो देख लीजिए 6.1 तो आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। तो पहले ये सब जानेंगे आप सब, समरूप क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, तभी तो आप सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम सब प्रश्नावली 6.1 करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है आपका? सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में समझेंगे। तो आप सब त्रिभुज के बारे में समझ सकते हैं। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 3 भुजा वाले आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यानी जो 3 सरल रेखाओं से बंद आकृति जो होता है आपका त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज का आकृति जो होता है किस प्रकार होता है उसको देख लीजिए। आपका त्रिभुज का क्या है, यहाँ पर बना दें, यहाँ पर बना देते हैं। ये आपका एक त्रिभुज है। तो ये क्या है? त्रिभुज। इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, ए सी देते हैं। तो त्रिभुज में क्या होता है? 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 3 भुजा यानी एक भुजा ए हो गई, एक भुजा ए हो गया और एक भुजा ए हो गया, 3 भुजा हो गया। और इसका जो होता है आपका 3 कोण भी होता है। क्या होता है? 3 कोण क्या होता है? कोण ए होता है, कोण बी होता है, कोण सी होता है। इतना हम समझ लिए कि 3 भुजाओं वाली और 3 कोणों वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम त्रिभुज समझ गए हैं कि 3 भुजाओं वाली यानी 3, ये कह सकते हैं 3 सरल रेखाओं से बंद आकृति है। जो ये आपका एक रेखा है, 2 रेखा है, तीसरी रेखा है, तीनों रेखाओं से क्या बंद आकृति एक बना है जो आपका त्रिभुज बना है। ठीक है, तो त्रिभुज का हम सब समझ चुके हैं। आइए कॉन्सेप्ट भी इसका जो परिभाषा है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज। ठीक है, इसका जो है परिभाषा, डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। 3 खींची गई रेखाओं द्वारा, ठीक है, 3 दिखाई दे रहा है आप सबको, 3 खींची गई रेखाओं द्वारा, ठीक है, 3 खींची गई रेखाओं द्वारा। देखिए जैसे एक रेखा ये हो गया, दूसरा रेखा, तीसरा रेखा, 3 रेखा हमने खींच लिया। ठीक है, 3 खींची गई रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति। ठीक है, बनाई गई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो किसको ये समझ में आ गया कि त्रिभुज किसे कहते हैं? इतना आप सब इसका डिफिनीशन भी लिख लिए हैं और इसका चित्र भी जो है बना लिए हैं। ठीक है, ये भी बना लिए और ये भी जान लीजिए आप सब, जो त्रिभुज का होता है, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, कोण ए है आपका ए। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी, प्लस ये कोण बी है, कोण बी, ठीक है, प्लस कोण सी
बराबर जो होता है 180 अंश होता है किसी भी त्रिभुज का। ठीक है, जब भी आपका कोई भी त्रिभुज मिले, ठीक है, जब भी आपका कोई भी त्रिभुज मिले, तो कोई भी आपका त्रिभुज हो यानी उसके तीनों कोणों का जो योगफल होता है यानी जोड़ जो होता है, योग होता है, वो 180 अंश ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मान लीजिए ये आपका 60 अंश रहेगा तो ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो आपका तीनों को जोड़िए 180 अंश मिल जाए, या आपका कुछ भी रहे, तीनों को, इसका भी कुछ भी रहे, इसका भी अलग रहे, इसका भी अलग रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों कोणों का मान भी अलग रहे, लेकिन अगर उसको जोड़ेंगे तो आपको 180 ही मिलना चाहिए। यानी किसी भी त्रिभुज का कोणों का मान जो होता है 180 अंश होता है। अब हम सब त्रिभुजों के प्रकार जान लेते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आप हेडिंग डालिए, क्या डालेंगे, त्रिभुज निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज, यहाँ पर ऐसे मत लिखिए, लिखिए त्रिभुज निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, निम्न प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, और पहला क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज, तो पहला हम आपको बता दें, पहला जो हम समझते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या समझते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो हम समबाहु त्रिभुज को समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसके डिफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे देते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब यहाँ से आप समबाहु त्रिभुज कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिनके तीनों भुजाओं के जो आपका तीनों भुजाएं जो समान होती हैं। ठीक है, जो आपका जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, एक भुजा ए है, दूसरी भुजा ए है, और तीसरी भुजा जो आपकी ए हो गई। लेकिन इन तीनों भुजाओं का जो है कभी कभी दे देगा 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, अलग अलग दे दिया मान लीजिए, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है। लेकिन जब इसका भी 2 सेंटीमीटर दे, इसका भी 2 सेंटीमीटर, यानी इसका भी 2 सेंटीमीटर दे, यानी तीनों भुजाओं का जो है जो भी आपका मान रहेगा वो समान रहेगा, तभी आपका क्या होगा ये आपका समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इसको समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाओं का जो मान होगा समान होगा तभी आपका समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिख देंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो या बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। किसको किसको समझ में आया है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज उसी को कहेंगे जिसके तीनों भुजाएं जो हैं एक समान रहेंगी। ठीक है, उसी को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक भुजा ये है, इसका भी मान 2 रहेगा, इसका भी मान 2 रहेगा, इसका भी मान 2 रहेगा, तभी आपका ये समबाहु त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद जो अगला जो आपका है दूसरा जो है, हम दूसरा समझते हैं, यहाँ से दूसरा समझ लेते हैं हम सब। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या समझते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज।
तो यहाँ से आप समझ सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद डिफिनीशन लिखेंगे, इसका नाम दे देते हैं ए दे देंगे इसका नाम, इसका बी, इसका हम सी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपका ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और एक आपका बताना भूल गए, क्या भूल गए कि आपका समबाहु त्रिभुज पे आ गए, लेकिन ये नहीं बताए हैं कि आपका जो आपका होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्या नहीं बताए हैं, आप आपको समझाने के लिए, यानी ए बी इसको बाद में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद यानी ये जो आपका समबाहु त्रिभुज ए बी बराबर होता है किसके, बी सी बराबर किसके होता है, ए सी लिख सकते हैं या सी ए लिख लीजिए, ए सी लिख लेते हैं हम सब, सीधा लिखेंगे ए सी के, ठीक है। और जो आपका होता है, इनके तीनों कोणों का मान नहीं बताएं, इनके भी तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान भी कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना, 180 अंश होता है। तो आप फिक्स कर लीजिए, इसके तीनों जो भुजाएं आपस में बराबर हैं और इसके तीनों कोणों का जो मान है 180 अंश होता है, ठीक है। इतना समझ लिए। अभी इसके बाद हम सब समझेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज पे आते हैं, ठीक है। हेडिंग हमने डाल दिया है। उसके बाद देखिए क्या है आपका, मान लीजिए त्रिभुज भी आपका बना दिए हैं, ठीक है, नाम भी दे दिए। तो आप समद्विबाहु त्रिभुज समझेंगे कैसे, तो ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, और तीसरी जो भुजा होती है उससे भिन्न होती है, यानी अलग होती है, तो वो आपका क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी मान लीजिए ए बी जो एक भुजा है, ये बराबर है किस भुजा के, ए सी के। जब बराबर हो जाती है, एक भुजा दो भुजा बराबर हो गई, ठीक है, और बी सी भुजा जो आपका भिन्न हो गया, तो यानी अलग हो गया। मान लीजिए इसका मान भी 5 है, इसका भी मान 5 है, इसका मान अलग दे देता है, मान लीजिए 3 दे देता है, तो एक ऐसा त्रिभुज हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समद्विबाहु, यानी इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, तीसरी भुजा जो है भिन्न है, इसी को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का। तो लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, दो दिखाई दे रहा है आप सबको, नहीं दे रहा था क्या, ठीक है, दो भुजाएं समान तथा आपकी एक भुजा भिन्न, यानी भिन्न मतलब अलग है, भिन्न हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप सब समद्विबाहु त्रिभुज समझ गए होंगे। और आप सबको बता दें, इनके कोणों का, यानी जो है हम लिख लेते हैं ए बी जो बराबर है किसके, एक भुजा ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ठीक है। और जो बी सी है नॉट इक्वल टू है, इन दोनों के बराबर नहीं है, बी सी भुजा, बी सी जो है इसके बराबर नहीं, यानी दो भुजा बराबर हो गई, और जो है आपका तीसरी भुजा है या इसके बराबर नहीं है, इसको हम घेर लेते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। और इनके तीनों कोणों का मान जो होता है, यानी कोण ए का, कोण बी का और कोण सी का जो मान होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा, 180
80, यानी तीनों कोणों का मान जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज में भी तीनों कोणों का मान 180 अंश ही होगा। ठीक है, समझ गए आप सब। इसके बाद हम सब आएंगे तीसरा जो आपका है वो है क्या है आपका विषम बाहु त्रिभुज। क्या है आपका विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज के बारे में हम सब समझेंगे। ठीक है, तो ये सब जब आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन को क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा करने में। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी से अपने से भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप सब। तो हम समझते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये वी रहेगा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मान लीजिए एक हमने त्रिभुज बना लिया। ठीक, और इसका नाम भी दे देते हैं। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इतना दे दिए और कहा है विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज आप समझिए ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर नहीं होती है। यानी भुजा ए बी और भुजा ए सी और भुजा बी सी आपस में तीनों बराबर नहीं होंगे। मान लीजिए इसका मान 5 रहेगा तो इसका 4 रहेगा, इसका 3 रहेगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग रहता है, सबका मान जो होता है मिला रहता है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का रहता है ये जो आपकी भुजा है ए बी, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का रहे, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का रहे, यानी सभी अलग अलग रहें, उसी को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। समझ गए आप सब कि नहीं समझे। यानी ये जो रहेगा ये आपका कुछ अलग रहेगा, इसमें कुछ अलग रहेगा, इसमें कुछ अलग रहेगा। तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो सकती, उसी को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर ना हो। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान या बराबर न हो, आपस में बराबर लिख लेते हैं, बराबर न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ गए आप सब। तो यानी जो ए बी जो है, ए बी जो भुजा है बराबर नहीं है किसके, ए बी सी के, और बी सी भी बराबर नहीं है किसके, ए सी के। यानी तीनों जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, और इसके कोणों का मान कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 अंश होता है। यानी इसके भी कोणों का मान जो होता है 180 अंश ही होता है। यानी आपसे हम पहले ही बताए हैं, कोई भी त्रिभुज हो आपका, सभी के कोणों का मान जो होता है, कोण ए यहाँ पर रहेगा, कोण बी रहेगा, कोण सी रहेगा, सभी कोणों का मान जो होता है 180 अंश होता है। मतलब सब तीनों कोणों का अगर मान हम जोड़ेंगे तो हमको 180 अंश ही मिलेगा। ठीक है, इतना समझ गए आप सब। अब इसके बाद जो चौथा है आपका वो है समकोण त्रिभुज। तो इसको बेहतर तरीके से समझिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज को। ठीक है, तो आते हैं अगले पेज पर। चौथा जो आपका 4 नंबर है आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जो होता है वो उन सब, यानी जो आपका 3 त्रिभुज बताएं उन सब से अलग होता है। ठीक है, उसका जो है आकार भी होता है, जो बनावट होता है उससे अलग होता है। समकोण त्रिभुज को किस तरीके से, पहले जो होता है समकोण त्रिभुज उसको समझिए किस तरीके से होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जो होता है ऐसे मान लीजिए एक लंब रहेगा। ठीक है, इसको लंब से कहा भी जाता है इस तरीके से। उसके बाद जो होता है यहाँ से एक जो है आधार होता है, इसको क्या कहते हैं, आधार। और इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और यही भुजा जो आकर यहाँ से मिल जाती है इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है, इसको कहते हैं कर्ण। तो यानी जो इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक है,
तो ये जो लंब वाली भुजा होती है यानी जो पूरी खड़ा होता है, क्या होता है पूरा, मान लीजिए जैसे कोई भी चीज़ हो, कोई मान लीजिए कुछ भी एक डंडा को खड़ा कर देते हैं, या एक पुल हो यानी जो आपका होता है, आप सबके गांव में देखे होंगे, तो बच्चे बोलते हैं उसको, कुछ भी एक मान लीजिए खड़ा कर देते हैं कुछ भी एक चीज़ को, तो आपका लंब हो जाता है यानी ऊंचाई हो जाता है, क्या ऊंचाई। जस्ट इसके नीचे वाला आधार होता है, क्या होता है आधार होता है, ठीक है। और जो ऊंचाई और आधार से बना कोण होता है, जो बना कोण होता है हमेशा कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। और जो हम सब जानते हैं किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का मान जो होता है 180 अंश का होता है। अब इसका भी कुछ भी मान रहे हैं और इसका भी कुछ भी मान रहे हैं, हम नहीं जानते हैं कितना मान है कितना नहीं, लेकिन तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। लेकिन इसमें फिक्स होता है कि जो लंब होता है और आधार से, लंब और आधार के बीच में जो बना कोण होता है वो हमेशा कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इतना आप सब समझ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद इसी चित्र को कोई बना देते हैं इस तरीके से, कि कोई भी बच्चा इस तरीके से बना दे, तो आप सब कंफ्यूज ना हो। आप सबके लिए इस चित्र को भी हम बना देते हैं, इस तरीके से बना देते हैं। तो इसमें देखिए ए लंब हो जाता है और ए आधार हो जाता है, यहाँ पर बन जाता है 90 अंश का कोण, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, जो एक खड़ी जो पूरी सीधी रेखा होती है, पूरी सीधी, ये आपका लंब हो जाता है। जो ये नीचे की तरफ जाता है ये आपका आधार हो जाता है, और ये आपका तो कण ही होता है बड़ा वाला। तो जो लंब से और आधार से मिला जो बीच में बना हुआ कोण होता है हमेशा 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज में, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो इसको समझिए, इस चित्र को समझिए आप सब, इसको मत समझिए। इस तो आपको समझाने के लिए बस इसलिए वैसे ही बता दिए, ठीक है। तो इसका डिफिनीसन भी लिख सकते हैं। तो इसका डिफिनीसन कैसे लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज, ठीक है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है, एक कोण 90 अंश का, कितने अंश का, नहीं ये नहीं लिखेंगे, एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इनको जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा, और इस 90 को जोड़ेंगे तभी तो 180 मिलेगा। तो यानी आपका एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है एक कोण, ठीक है। इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा कोण ए के और कोण सी के, जो कोण बी है इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसको आप समझने के लिए मान लीजिए कोण बी को हम लिखते हैं कोण बी, ठीक है, बराबर है किसके, कोण ए प्लस कोण सी के। यानी इन दोनों को जोड़ के, तो यानी योग के बराबर है इसलिए प्लस इन दोनों को जोड़ दिए, कोण ए कोण बी को। तो कोण बी अकेले ही हमारा 90 अंश का है, ठीक है, बराबर। अगर ये 45 अंश का होगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अगर ये 45 अंश का होगा और ये भी 45 अंश का होगा, तभी तो ये दोनों 90 अंश का होगा, तभी तो इन दोनों को योग के बराबर ये आपका कोण भी होगा। यानी 90 अंश बराबर तभी तो 90 अंश हो सकता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं, आप सब समझ गए इतना, ठीक। और इसके भी कोणों का मान जो होता है, तीनों कोणों का मान 180 अंश ही होता है। यानी कोण ए जो है प्लस कोण बी के प्लस कोण सी जो है आपका, तीनों कोण जो होता है 180 अंश के बराबर, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश ही हमारा मिलेगा। लेकिन इसमें समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो आपका लंब और आधार से बना जो बीच में बनता है कोण हमेशा 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज में। इसको आप सब बेहतर से बेहतर तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें इसी में से बहुत ज़्यादा हम सब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से ही करते हैं, समकोण त्रिभुज से ही करते हैं। इसके बाद हम सब समझेंगे जो बुक में दिया हुआ है आपका। इतना समझ गए हैं कि नहीं समझ गए, समझ जाइए। अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को देखिए, समझ जाइए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका समरूप आकृतियाँ, क्या है, समरूप आकृतियाँ। तो देखिए आप पहले आप सर्वांग सम
आकृतियाँ के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी सर्वांगसम जो है आप सब 9th में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आइए हम सर्वांगसम के बारे में सबसे पहले समझा देंगे, उसके बाद हम समरूप आकृतियाँ के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो आइए सर्वांगसम के बारे में हम सब समझते हैं। ठीक है, सर्वांगसम, तो सर्वांगसम आप समझेंगे, कैसे समझेंगे? जैसे कि मान लीजिए कोई भी दो आकृति हो, मान लीजिए हम वर्ग की आकृति लेते हैं, ये आपका क्या है? वर्ग है। ठीक है, और एक आकृति और लेते हैं, ये भी क्या है? आपका वर्ग है। ठीक है, दो आकृतियाँ, यानी जो दो आकृति हो, ठीक है, दो आकृति हो और उसका जो समान आकार का बना हो, किस आकार का? मान लीजिए ये भी बन गया वर्ग में, ये भी बन गया वर्ग में, और इनके जो कोणों के मान और जो भुजा की मान होती है, यानी कोणों के भी मान और इस कोण का मान, 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 इस कोण का मान सभी समान हो, और जो भुजा हो आपका, ये भुजा मान लीजिए भुजा ए हो गया, और भुजा मान लीजिए ये भुजा कुछ ए बी सी डी नाम रख सकते हैं आप सब, यानी भुजा ए बी बराबर होना चाहिए किसके? भुजा बी सी के, भुजा सी डी। ठीक है, ये सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, लंबाई और जो आपकी सभी जो है बराबर होना चाहिए इसके भी। ठीक है, ये भी जो इसमें है वो इसमें होना चाहिए, तभी आपका सर्वांगसम होगा। ठीक है, यानी इसका आकार भी समान होना चाहिए और इसका माप भी, यानी माप भी जो भी जितना भी माप हो उसका सब माप भी समान होना चाहिए और कोण भी समान होगा, तभी आपका क्या होता है? सर्वांगसम होता है। क्या होता है? सर्वांगसम होता है। तो इसका आप डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो दो आकृतियां लिखिए, दो आकृतियां, ठीक है, दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। ठीक है, सर्वांगसम होती हैं, दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उसके समान आकार तथा समान माप हो। ठीक है, समान आकार तथा समान, ठीक है, समान माप हो। ठीक है, एक ही आकार में बना हो और उसका समान जो है लंबाई चौड़ाई सब भी समान होना चाहिए, तभी आपका सर्वांगसम होता है। तो पहला आपका जो हम बता देते हैं सर्वांगसम क्या होता है। पहला होता है समान लंबाई, ठीक है, समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग की, भुजा वाले वर्ग। ठीक है, और समझ सकते हैं समान त्रिज्या वाले वृत्त। ठीक है, दूसरा हम समझ सकते हैं समान त्रिज्या वाले वृत्त। ठीक है, और समझ सकते हैं समान लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समान लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए एक बार। यानी आपको यहाँ पर हम समझा दें, यहीं पर समझा दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर समझा देते हैं। समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग, मान लीजिए ये आपका, इसको हम समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए इसको, पहले को समान लंबाई का ये मान लीजिए ये आपका वर्ग, ये आपका हो गया, क्या हो गया? वर्ग हो गया, और एक वर्ग और हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ग और हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन माप समान होना चाहिए, इसको इस पे रखने पर ढक जाना चाहिए। ये तो हम बड़ा छोटा बना दिए, बट बड़ा छोटा नहीं बनाना है आपको, क्योंकि सर्वांगसम में सब समान होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है आपका 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, और ये भी क्या है
3 सेंटीमीटर का, कितना 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, इसमें भी ये भी 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर का, और ये भी जो आपका है 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, और सर्वांगसम का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी ये जो वर्ग है आपका, वो यानी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जो है आपस में क्या है, सर्वांगसम है। इसका नाम भी आप चाहते हैं तो दे सकते हैं, ए बी सी, बट नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको समझा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से समझ जाएंगे आप सब सर्वांगसम किसे कहते हैं। यानी इसके कोणों का, इसका कोण 90 अंश का बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का, यहाँ पर भी 90 अंश का, इसका भी 90 अंश का, सब 90 अंश का बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सभी 90 अंश का कोण बनेगा। तो अब देखिए सभी समान मिल रहा है, तभी आपका क्या है, ये दोनों आकृतियां क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, और इसी तरह दो वृत्त यानी समान वृत्त वाले, मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, ये हमारा वृत्त हो गया, और एक वृत्त यानी गोला, ये हमारा वृत्त हो गया। अगर मान लीजिए अगर वृत्त एक छोटा है और एक बड़ा है, एक छोटा बना दिए एक बड़ा बना दिए, तो ये आपका सर्वांगसम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। जब भी दोनों होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी आपका सर्वांगसम होगा। अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या हम ले लेंगे, कितना, इसकी त्रिज्या हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो अगर इसकी त्रिज्या जो है अगर बड़ा रहेगा, अगर 6 सेंटीमीटर का रहेगा, तो ये आपका सर्वांगसम नहीं हो सकता है। अगर ये भी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त रहेगा तो ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सब। और समान लंबाई वाली भुजा वाले समबाहु त्रिभुज तो आप सब समझते हैं, समान लंबाई में होना चाहिए। मान लीजिए एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया, मान लीजिए, ठीक, इसको ऐसे करके सर्वांगसम में दिखा दीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज के हम सब जानते हैं सर्वांग से क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में जब दोनों समबाहु त्रिभुज होंगे तो सर्वांगसम होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज इसके जो भुजा जो होती है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में बराबर, तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा सब आपस में बराबर होती हैं, और कोणों का जो मान होता है सब बराबर होता है, 60-60 अंश का होता है। ठीक है, यानी ये जो हो जाएगा ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे, और इसको जो है जो दर्शाना क्या है, सर्वांगसम का जो है आपका चिन्ह अगर दर्शाना है तो बिल्कुल सही से करिए, इस तरीके से होता है। ठीक, सर्वांगसम का चिन्ह समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप सब समझ पा रहे हैं। इसके बाद जो हम सब समझेंगे, सर्वांगसम समझ लिए, यानी जो सेम दो आकृतियां एक ही समान आकृति के और समान माप के भी हो, यानी उनका अगर माप करें यानी लंबाई चौड़ाई देखें सभी समान होंगे, तभी आपकी दोनों आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। लेकिन समरूप आकृतियां क्या होती हैं इसको हम समझेंगे, तो आइए हम समरूप आकृतियां को समझते हैं। समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। ठीक है, तो गाइस आपकी समरूप आकृतियां के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो वैसे मान लीजिए दो आकृतियां जिनके आकार, ठीक है, लिखेंगे दो, दिखाई दे रहा है आप सबको, दो आकृतियां, पता नहीं क्यों दिखाई नहीं देता है, दो आकृतियां, ठीक है, दो आकृतियां जिनके आकार तो समान हो, ठीक है, जिनके आकार यानी बनावट, आकार तो समान ठीक है, हो परंतु उनका माप समान हो, ठीक है, उनका माप समान हो, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, यह आवश्यक
आवश्यक नहीं है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है। क्या कह रहा है? समरूप आकृतियां में समझिए, दो आकृतियां जिनके आकार तो समान होना चाहिए। आकार मतलब उसकी बनावट जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, परंतु उनका माप समान हो या आवश्यक, यानी उनका जो माप होगा वह समान हो या न हो। ठीक है, लेकिन अगर आकार समान है तो आपकी समरूप आकृतियां हो जाती है। लेकिन सर्वांगसम में क्या था? उसका माप भी समान होना चाहिए, आकार भी समान होना चाहिए। लेकिन समरूप में ऐसा नहीं है, यह कह रहा आकार समान होना चाहिए, यानी उसकी जो बनावट है। जैसे मान लीजिए आपका इसमें क्या हो सकता है? पहला हम ले लेते हैं, इसमें सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। और दूसरा हम ले लेते हैं सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। उसी तरीके से सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ठीक है। तो तीसरा हम लेते हैं सभी समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। इसमें समरूप में यह होता है। तो सभी वृत्त जो होते हैं आपके समरूप होते हैं। मान लीजिए जैसे आपका पहले को हम समझ रहे हैं, उसके बाद दूसरे को समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक वृत्त जो है आपका, ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है, और इससे छोटा एक वृत्त हमारा है, ठीक है, इससे छोटा वृत्त है। ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, और छोटे वाली वृत्त की हम त्रिज्या ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या समरूप है? हाँ, यह समरूप है, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसकी जो माप है 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। जब इसका भी माप 7 सेंटीमीटर होता तभी आपका से क्या होता? सर्वांगसम होता। अगर या तो इसका मान 5 सेंटीमीटर होता तभी सर्वांगसम होता। लेकिन समरूप में क्या है? इसकी आकृति जो है समान है, गोलाकार में भी है, गोलाकार में भी है, लेकिन इसका माप जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसकी जो माप है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तभी ये क्या है? समरूप होती है। क्या होती है? समरूप का निशान ये है। ठीक है, समरूप होता है। ठीक, और एक और ले लेते हैं। मान लीजिए एक गोला फिर ले लेते हैं। एक गोलाकार इतना बड़ा है, ठीक है, और इसके बीच में एक छोटा गोला हम ले लेते हैं। ये दोनों गोला है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं, इसकी बड़े वाली की त्रिज्या हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और छोटे वाली की जो हम त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, इसकी हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो भी ये क्या होती हैं? ये जो आपस में होती हैं ये समरूप होती हैं। त्रिज्या ऐसे गोलाकार जो आपका वृत्त होता है, ये बड़ा है और ये छोटा है, आप समझ गए होंगे। भले ही बड़ा और छोटा है लेकिन क्या है? ये समरूप है। इसी तरीके से सभी वर्ग समरूप होते हैं, उनके मान यानी बराबर हो या न, उनके जो माप हो बराबर हो या न हो। मान लीजिए जैसे आपका वर्ग है, आपका ये वर्ग आपका हो गया कि नहीं हो गया? ये पहला का है, ठीक, ये दूसरे का है। ये वर्ग है हमारा, ये है हमारा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का टोटल। ये वर्ग जो हमारा है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं तभी आप समझेंगे, ये हमारा है 4 सेंटीमीटर का। तभी जो ये आपस में क्या है? ये सब समरूप है, क्योंकि इनका आकार तो समान है, आकार तो समान है। ठीक है, ए भी वर्ग है, ठीक है, आकार तो समान है ना, ए भी वर्ग में है, ए भी वर्ग में है, भले ही इसका माप बड़ा और छोटा है, लेकिन ये क्या होता है? समरूप होता है। इसी तरीके से समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए कोई त्रिभुज हो गया,
ठीक है। एक त्रिभुज हम समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लिए, इसका जो है समबाहु त्रिभुज मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर का होता है, सभी समान होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में। और एक बड़ा ले लेते हैं जिसका इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिभुज हो गया। तो भी ये आपका क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है, क्योंकि त्रिभुज में जो होता है कोई भी हो, आकार समान हो, यानी उसके जो माप हो अगर समान नहीं हो तो भी आपका त्रिभुज होता है। नोट यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, क्या नोट करके आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सभी सर्वांगसम, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। जो सर्वांगसम जो होता है वो आकृति क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, समरूप होती हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां, लेकिन सभी समरूप आकृतियां, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो यह आवश्यक नहीं है। सर्वांगसम सम हो यह आवश्यक नहीं है। यानी सभी समरूप सर्वांगसम आकृतियां होती है वो समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप जो होती है आकृतियां वो सर्वांगसम नहीं होती है। कोई कोई ये आकृति हो सकती है जो समरूप आकृति अगर हो उसे सर्वांगसम भी कह सकते हैं। ऐसी कोई आकृति होगी जो उसका माप भी समान होगा, आकार भी समान होगा, यानी वो तो सर्वांगसम ही हो जाता है और समरूप भी होता है। यानी सर्वांगसम जितनी आकृतियां वो सर्वांगसम भी होती हैं, समरूप भी होती हैं। लेकिन समरूप की आकृतियां कुछ ऐसी होती हैं जिनका माप नहीं बराबर होता, वो सर्वांगसम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ समरूप होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चनों को हम सब सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आप करना चाहेंगे इसी वीडियो में, आपके ऊपर है, डिसाइड कर सकते हैं। हम तो सोच रहे हैं करा दें, क्योंकि इसमें आपका जो है परिचय भी ले लिए, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए। इसके बाद हम अगर 6.1 को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद प्रमेय पढ़ लेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय पढ़ना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम सब प्रश्नावली 6.1 को इसी वीडियो में हम सब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 6.1 का पहला क्वेश्चन आप देखिए, क्या है पहला क्वेश्चन आपका, देखिए पहले तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, सभी वृत्त क्या होते हैं, इसमें क्या भरा जाएगा, सर्वांगसम भरा जाएगा कि समरूप भरा जाएगा, ठीक है। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं, इन दोनों में से एक भरा जाएगा। तो सभी वृत्त जो होते हैं, हम सब कॉन्सेप्ट में ही पढ़े हैं, सभी वृत्त मतलब कि सभी वृत्त जो होते हैं, या वृत्त आपका बड़ा हो या वृत्त आपका छोटा हो, सभी वृत्त कह रहा है, यानी छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो या छोटा वृत्त हो, इसकी त्रिज्या हमारी मान लीजिए अगर 4 होगा तो इसकी अगर त्रिज्या 2 ही रहे तो ये क्या हो सकती है, सभी वृत्त में यही तो आएगा, ठीक है। यानी बड़ा छोटा भी वृत्त हो सकता है ना। तो सभी वृत्त जो होते हैं वो होते हैं समरूप, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये सब हम समझे हैं कॉन्सेप्ट में, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ हम भर सकते हैं समरूप, भर लीजिएगा आप सब, ठीक है। इसके बाद सभी वर्ग, सभी वर्ग, वर्ग का चित्र क्या होता है, ये होता है वर्ग हो गया हमारा, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, और एक वर्ग हम और ले लेते हैं, ये मान लीजिए वर्ग जो है आपका 3 सेंटीमीटर का है। तो ये समरूप ही तो होगा कि नहीं होगा। समरूप का जो चिन्ह होता है इस तरीके से होता है, हम थोड़ा जल्दी में गलत बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। तो क्या होता है, समरूप होता है, ठीक,
सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें भी सभी वर्ग समरूप सर्वांगसम है, तो हम इसमें क्या पहले में समरूप भरेंगे, फिर दूसरे में भी समरूप भरेंगे। ठीक है। अब तीसरा क्या कह रहा है, देखिए, सभी समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम आप सबसे बता दें कि सभी समबाहु त्रिभुज यानी जो जिसका समान समबाहु त्रिभुज आप सबको समझाए हैं, आप सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सब आप सब जानते हैं। समबाहु तो ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो क्या कह रहा है, सभी यहाँ पर क्या भरेंगे, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज ए हो गया और ये त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया, इसकी भी भुजा समान है, इसकी भी भुजा समान है, इसकी भी इससे समान है, इसका इस यानी इस इन सब का सभी भुजाएं क्या है, आपस में समान है। मान लीजिए इसका हो जाएगा अगर 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका अगर 2 है, 2 है, 2 है, तो क्या है, समरूप आकृतियां हैं। क्या है, समरूप है। यानी कि पहले वाले का जो भुजा है, सॉरी, पहले वाला जो त्रिभुज है आपका, इनकी भुजाओं का मान 4 4 है, और दूसरे वाले त्रिभुज का जो मान है, इसके भुजाओं का मान 2 2 है। तो यानी ये छोटा है त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज है। लेकिन बड़ा छोटा से हमको नहीं देखना है, देखना है एक जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है। यानी जो भी त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज जो होता है, वो आपका क्या होता है, समरूप होता है। यहाँ से समझ लिख देंगे हम, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो, समद्विबाहु नहीं होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा हम देख सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज का मतलब हो सकता है दो आपका वर्ग हम ले सकते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप होते हैं। तो पहला क्या कह रहा, उनके संगत कोण, यानी ये जो कोण होता है, ये कोण होता है, इनके संगत कोण क्या होना चाहिए, ये समरूप जब होता है तो इनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ए बी सी डी नाम दे देते हैं इसका, पी क्यू, सॉरी यहाँ पर क्यू नहीं, क्यू आर यस नाम दे देते हैं। कोण ए बराबर होना चाहिए कोण पी के, कोण डी बराबर होना चाहिए कोण यस के, और कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होना चाहिए कोण आर की। ठीक है, कोण आर के बराबर होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, समानुपाती। मान लीजिए जैसे ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको अगर हम 3 सेंटीमीटर रखें, इसको भी 3 सेंटीमीटर, इसको भी 3 सेंटीमीटर, इसको भी 3 सेंटीमीटर, यानी छोटा वाला जो है उसका कोण बराबर होना चाहिए। और समानुपाती का मतलब अगर इसका जो है 2 गुना है कि नहीं, अगर ये 9 भी होता तो भी समानुपाती होता। ठीक है, अगर ये 9 भी होता यानी इसका 3 गुना हो जाता। अभी तो 2 गुना है, 9 है, 9 होता, अगर 12 होता यानी इसका कुछ ना कुछ छोटे वाला का गुना होना चाहिए। ठीक है, या 2 गुना रहे, या 3 गुना रहे, या 4 गुना रहे, या 5 गुना, कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका समानुपाती होता है। तो क्या भरेंगे, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला क्या है, उनके संगत कोण भरेंगे हम बराबर हो तथा दूसरा में क्या भरेंगे, दूसरा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या भरेंगे, समानुपाती हो। ठीक है, समझ गए आप सबकी नहीं, समानुपाती हो। ठीक है, यहाँ पर भरा जाएगा। और दूसरा आप देखते हैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहले का उदाहरण देना है समरूप आकृतियां, पहला, दूसरे का जो है हम पहला लिखते हैं। पहला समरूप दिखाई दे रहा है आप सबको, समरूप आकृतियां, तो हम सब जानते हैं समरूप आकृतियां। यहां से हम लिख सकते हैं, ठीक, यहां से लिख सकते हैं कि दो वृत्त समरूप होते हैं। जैसे दो वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। आपका हम चित्र बना देते हैं।
तो मान लीजिए ये आपका बड़ा वृत्त हो गया, ठीक है, और एक हम छोटा वृत्त ले लेते हैं। तो वृत्त दोनों क्या है, आपस में समरूप है, भले ही छोटा बड़ा है, ठीक है, ये आपस में क्या है, समरूप है। समरूप है कि नहीं, क्योंकि ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, दोनों वृत्त ही हैं, हम समझे हैं, यानी समरूप आकृतियां भी कहा था क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरे का पहला है, तो दो वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वैसे ही दो वर्ग समरूप होते हैं। यहाँ से हम दो वर्ग भी समरूप होते हैं, इनका भी चित्र बना देते हैं। जैसे वर्ग कैसा होता है, ये मान लीजिए आपका वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया। ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का और ये 4 सेंटीमीटर का हम ले लेते हैं, तो भी तो आपका बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन ये तो समरूप है ना। दो जो वर्ग होते हैं ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये समरूप का चिन्ह होता है, ठीक है, इससे दर्शाना होता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है जो आपका, वह ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। दूसरा, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ठीक है, तो वैसी आकृतियां क्या हो सकती हैं, जैसे कि आपका, जैसे आपका हो जाएगा, मान लीजिए एक वृत्त हो गया, ठीक है, एक वृत्त हो गया और एक क्या हो गया, एक हम त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये क्या आपका समरूप कभी भी हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं हो सकता है। जो वृत्त और ये आपका क्या त्रिभुज हो गया, ये आपस में कभी समरूप हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे, समरूप नॉट, ठीक है, इसको एक पाई दे देना है, इससे होता है समरूप नहीं है। यानी वृत्त है आपका और ये आपका ये त्रिभुज है, यानी वृत्त और त्रिभुज रहें एक साथ तो क्या आपके समरूप होंगे। जैसे आपका एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आपका ये आपका हो गया वर्ग हो गया, वर्ग हो गया, इसके बाद जो हमारा है हम ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, वृत्त मान लीजिए ले लेते हैं। तो वर्ग और वृत्त क्या समरूप है, नहीं, क्योंकि इनका आकार जो है वो समान नहीं है, एक जैसा नहीं है, यानी ये दोनों क्या है, समरूप नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं, समरूप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम दो आकृतियां बना दी हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर समझ गए ना, समरूप किसे कहते हैं और समरूप किसे नहीं कहते हैं, ये भी आप सब समझ गए होंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं आप सब, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ये तो हमको देखते ही पता चल जा रहा है कि समरूप नहीं है, ठीक है। समानुपाती तो है, इसमें दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर उसका आधा दिया है, 1.5 दिया है, एक बार यानी 3 का आधा दिया हुआ है। समानुपाती तो है, लेकिन जो है आकार जो समान भी नहीं है और कोण भी बराबर नहीं है। जब आकार समान है तो कोण कैसे बराबर हो सकता है, कोण भी बराबर नहीं है, यानी आपका यह समरूप नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यही हमको जानना था कि बताइए, क्वेश्चन पूछा था बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, ये समरूप आपका नहीं है, ठीक है, समझ गए आप सब। अब आते हैं हम सबको, ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझना था, इसमें कुछ लिखना नहीं था, बस आपको समझ जाना है। अब हम सब आएंगे जो है अगले वीडियो में आएंगे, कहाँ से आएंगे, जो आपका आधारभूत जो है
समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय है, इसको हम सबसे पहले सीखेंगे। 6.1 हो गया। इसको प्रमेय 1 को, प्रमेय 2 को, प्रमेय 3 को सीख लेंगे, या प्रमेय 4, प्रमेय 5, कई प्रमेय है, इसको हम सब समझ लेंगे। तो इसके बाद जो हम सब अगले में प्रश्नावली पर आएंगे, प्रश्नावली 6.2 पर आएंगे, ठीक है। और प्रश्नावली 6.1 को सिर्फ और सिर्फ समझना था, ये नहीं है आपको, बस आपको जैसे भरना वैसे भर दीजिए। और जो जो भरना था, अगर फेयर पे अगर बनाए हुए हैं कॉपी, तो आप जैसे किए वैसे कर सकते हैं। और इसको क्या करिए, ऐसे ही दोनों चित्र बना लीजिए, नीचे लिख दीजिएगा कि अतः, आप लिख सकते हैं यहाँ तीसरे का लिखिएगा आप, क्या चित्र दोनों बनाने के बाद, चित्र दोनों बनाने के बाद लिखेंगे कि चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे, चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि इनके भुजाएं समानुपाती तो हैं, इनकी भुजाएं समानुपाती तो हैं, लेकिन इनका कोण जो है समान नहीं है, इनका कोण जो है बराबर नहीं है, इनका कोण बराबर नहीं है। आंसर लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा आपका तीसरे का। नीचे दोनों चित्र बना लीजिएगा जैसे बना हुआ है, उसके बाद यही आप लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप सब। अब हम सब आएंगे, आपका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका प्रश्नावली 6.1 तो हो गया, 6.1 तो हो गया। अब हम सब जो बताएं उसके आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब वो सब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद 6.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जिसने देखा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्लास 10th मैथ की बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपका राजीव प्रकाशन जी का बुक है, जो बिल्कुल शुरू से आपको एक एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको समझाए जाते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ है, और जल्द ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बस एक आध महीने और, तब तक हम पूरे बुक को आपके जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। और आपका जो है, अगर आप सब क्या अनसॉल्व भी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़िए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो होगा। और अन्य सब्जेक्ट भी हम तैयारी करवाना चाहते हैं, जैसे हिंदी हो गया, साइंस हो गया, तो आप सब सपोर्ट करिए जितना जल्द हो सके उतना जल्द, तभी आप सबका सभी सब्जेक्टों का जो है कंप्लीट तैयारी होगा, वो भी बेहतर से बेहतर तरीके से होगा। ये नहीं है कि आधा समझना है आधा नहीं समझना है, कभी इधर का वीडियो कभी उधर का वीडियो नहीं मिलेगा। आपको जो वीडियो मिलेगा लगातार मिलता जाएगा, और प्ले लिस्ट में आप सब हर एक वीडियो, हर एक जो चैप्टर वाइज आपका लिंक दिया जाता है, लिंक दिए रहते हैं, ठीक है। और जो भी इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता होता है आप सबको, तो आप सब क्या करें, यूट्यूब पर एक बार सर्च कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसे कहते हैं, वहाँ पर पता चल जाएगा आपको कैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हैं आप सब, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अगला जो है प्रश्नावली जल्द होगा, बट आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए, ताकि जल्दी जल्दी से चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन खत्म होते जाएं, ठीक है।